एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। और एज यू नो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर सेकंड, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 पे हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिटेल में स्टडी किया था किंगडम मोनेरा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर किंगडम प्रोटिस्टा। उसका पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक से, और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा आपको मैं नॉलेज दूंगी, तो पूरा आपको यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किंगडम प्रोटिस्टा की, तो ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। बट यूनिसेलुलर तो मोनेरा भी थे, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आपका जो फर्स्ट प्रिमिटिव किंगडम था दैट इज़ मोनेरा, फिर आपका जो सेकंड है आपका प्रोटिस्टा, और दोनों आपके यूनिसेलुलर होते हैं। बट डिफरेंस क्या है? जो मोनेरा की सेल्स है यूनिसेलुलर, वो प्रोकैरियोट्स थी। प्रोकैरियोट्स मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। बट आपके जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी जो वन सेल है वो आपकी क्या होती है? यूकैरियोट्स होती है। मीन्स उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज उसमें ट्रू सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस ढंग से। ओके, चलिए अब इसके हम कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका, अगर फर्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ यूनिसेलुलर, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। आपके मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, डिफरेंस मैंने बता दिया। दूसरा, आपके ये यूनिसेलुलर तो हैं बट कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। ओके, सेकंड है प्रीमरली एक्वाटिक। आपके जो प्रीमरली एक्वाटिक होते हैं मीन्स आपके ये पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका फॉर्म लिंक बिटवीन प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगी। ठीक है, ये लिंक बनाते हैं प्लांटी के साथ, एनिमेलिया के साथ, फंगी के साथ। अगर मैं आपको एक बात कहूँ या बताऊं, ठीक है, तो जो एनिमेलिया का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है बोलना चाहिए, एवोल्यूशन वो प्रोटिस्टा से ही हुआ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो आपका लिंक बनाता है प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी के साथ। आपका नेक्स्ट है फ्लैजिला और सीलिया। इनके पास फ्लैजिला होते हैं और सीलिया होते हैं, जिनकी हेल्प से ये मूव कर सकते हैं या फिर वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा सकते हैं। और मतलब ज़्यादातर लोगों के पास, सबके पास फ्लैजिला नहीं होगा। इन जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो आपका जो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है ज़्यादातर प्रोटिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। मीन्स इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो एसेक्सुअली भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। ठीक है, कुछ में एसेक्सुअल होगा, कुछ में सेक्सुअल होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ऑटोट्रॉपिक होता है, सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रॉपिक होता है, बट ये और ज़्यादा एडवांस है, ये मिक्सोट्रॉपिक भी होता है। अब व्हाट इज़ मिक्सोट्रॉपिक? अब मिक्सोट्रॉपिक क्या है? मतलब जो ऑटोट्रॉप्स की तरह भी काम करते हैं, जो हेटरोट्रॉप्स की तरह भी काम करेंगे। मीन्स ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो ड्यूरिंग द डे टाइम होती है। बट व्हाट अबाउट नाइट? रात में क्या होगा? सनसेट हो जाता है, तब वो आपकी प्रेडेटर बन जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बना लेते हैं, तब वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है। इसलिए आपके जो प्रोटिस्टियन होते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, कुछ में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा, और आपके कुछ में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है आपका जो आपकी प्रोटिस्टा है अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक जो आपको पढ़ने हैं, वो आपके 5 कैटेगरी को आपको पढ़ना है। अब वो कैटेगरी क्या क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है आपकी क्रायोफाइट्स। फर्स्ट कैटेगरी इज़ क्रायोफाइट्स। सेकंड कैटेगरी है आपकी डायनोफ्लैजिलेट। थर्ड है आपकी यूग्लिनोइड्स। फोर्थ है आपकी स्लाइम मोल्ड्स, एंड फिफ्थ वन है आपकी प्रोटोजोन्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, जैसे कि हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो हेटरोट्रॉपिक भी होता है,
मिक्सोट्रॉपिक भी होता है एंड ऑटोट्रॉपिक भी होता है। अगर यहीं पे मैं कैटेगराइज करूँ तो आपके जो ये फर्स्ट के जो 2 हैं दैट आर क्रायोफाइट्स एंड आपके डायनोफ्लैजिलेट, तो ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एंड जो थर्ड वाला है ये होता है मिक्सोट्रॉपिक। इसमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मीन्स दिन के टाइम में तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करेंगे, बट रात को ये प्रेडेटर की तरह काम करेंगे। फिर आपका जो ये 2 हैं इनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, हमने क्लासीफाई कर दिया। तो आपका प्रोटिस्टा में जो आपकी फर्स्ट के 2 हैं क्रायोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट, ये इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। यूग्लिनोइड्स में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा एंड हेटेरोट्रॉपिक में आपका स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स में आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। तो चलिए अब हमको इनकी 1 बाय 1 स्टडी करनी है डिटेल में। तो फर्स्ट वन इज़ क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स जो है आपके, यहाँ पर मैंने इसको एरो करके बनाया है। क्रायोफाइट्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड इनको किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डाइटम्स, इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज डेस्मिड्स, ठीक है। डेस्मिड यहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डाइटम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टर्म। आपके जो डाइटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऑटोट्रॉपिक इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, खाना प्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड, आपके ये जो रहते कहाँ हैं, तो आपकी ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्वाटिक है ना, आपके जो जनरल कैरेक्टर है वो एक्वाटिक है आपके, तो एक्वाटिक जो होता है वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये आपका मरीन वाटर में भी पाए जाएंगे एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं। ओके, थर्ड वन है ऑफन फोटोसिंथेटिक। ये ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। मीन्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना खाना खुद बना लेते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है, वो है ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, अब देखिए ये क्या चीज़ है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? जो मूव करते हैं हवा के साथ, ठीक है, हवा के साथ मूव करते हैं, उन कैटेगरी को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो इसमें कोई फ्लैजिला या सीलिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, बस वेव जहाँ को हवा चली वहीं को चले जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आपका है डायटोमेसियस अर्थ, ठीक है। ये क्या चीज़ है? डायटोमेसियस अर्थ, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए आपके जो डाइटम्स होते हैं, ओके, मैं अगर शेप की बात तो मैंने कर ही नहीं, तो अगर डाइटम्स की शेप की बात करूँ कि जो आपके डाइटम्स होते हैं किस शेप में होते हैं, तो कोई भी शेप आप सोच लो, ठीक है। किसी भी शेप में ये हो सकते हैं, कोई भी शेप। ये आपके कोन शेप में भी हो सकते हैं, ये आपके रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, या आपके सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं। कोई भी शेप आप इमेजिन करोगे वही उस शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोई इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता। फिर है आपका, जैसे कि मैंने कहा, आपका डायटोमेसियस अर्थ क्या है आपका, यहाँ पर देखिए जो इनकी सेल वॉल होती है इस टाइप से होती है। जैसे कोई डिब्बा होता है, किसी भी चीज़ का डिब्बा, जैसे हम खोलते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये अंदर का पार्ट होता है जिसमें सामान रखा होता है, और ये उसको ऊपर से कवर करने वाला पार्ट होता है। तो ये इसकी सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल वॉल में एक ऐसा मटेरियल होता है जो इसको अनब्रेकेबल बनाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, टूट ही नहीं सकता। अब वो क्यों नहीं टूटता? क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका, दैट इज़ SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिका भरा होता है सेल वॉल में, जिसकी हेल्प से
मतलब हेल्प नहीं कहूँगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। एंड आपका ये क्या चीज़ है जिसको मैंने नाम बोला आपकी डायटोमेसिस, क्या है? जब इनकी डेथ हो जाती है, किनकी? डायटम्स की, तो उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है सिलिका, ये धीरे धीरे जो ओशियन है उसकी सतह नहीं, उसके नीचे की लेयर में, ठीक है, ये जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसका फिर ह्यूमंस यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्रेटी होता है तो इसका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लेयर जैसी जम जा रही है, किसकी? ये सिलिका की जो लेयर जम जा रही है ओशियन के नीचे, ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? डायटोमेसिस अर्थ, ठीक है, डायटम से बना है तो डायटोमेसिस अर्थ उसको हम नाम देते हैं। समझ में आ गया? तो इस और ये आपकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है डायटम्स को। ओके, डायटम्स क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, अब नेक्स्ट आपका डेस्मिड्स। डेस्मिड जो होते हैं इनको बोला जाता है गोल्डन एल्गी, इनको कहा जाता है गोल्डन एल्गी। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है, ये गोल्डन एल्गी होते हैं। बस आपको डायटम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर और आपके मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आपका ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, मीन्स हवा के साथ ही ये मूव करते हैं। एंड इनकी जो सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको अनब्रेकेबल बनाती है। एंड आपकी डायटमेस अर्थ बनता है, जब डायटम्स की डेथ हो जाती है वो अर्थ के नीचे की लेयर में एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायटमेसिस अर्थ कहते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ आपकी पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके, हमारा यहाँ पर हो गया है क्रायोफाइट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका डायनोफ्लैजिलेट। ये क्या है? देखो, डायनोफ्लैजिलेट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। तो आपके जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, पहला पॉइंट तो यह मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है, मरीन वाटर में पाए जाएंगे, आपके फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फोटोसिंथेटिक होंगे, क्योंकि भाई ऑटोट्रॉपिक है तो फोटोसिंथेटिक तो होंगे ही होंगे, तो सेकंड पॉइंट है इसका, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। थर्ड है ये कलरफुल होते हैं, ठीक है, मीन्स लाल, पीला, नीला, हरा, कलरफुल होते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, तो जिस कलर का इनमें पिगमेंट पाया जाएगा उनकी बॉडी का कलर भी वही होगा, तो पिगमेंट पाया जाता है तो कलरफुल होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, इसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट पाई जाती हैं। ओके, फिर हैज़ टू फ्लैजिला, इसके पास टू फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है, दूसरा इसका ट्रांसवर्सली होता है, ठीक है। अभी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा वो। चलिए, तो हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम 2 पॉइंट बाद में कवर करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जो आपका फोर्थ पॉइंट था स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, तो इसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से प्लेट्स होती हैं। ये आपकी क्या है? सेल्यूलोज की प्लेट है, या फिर सेल वॉल हम कह सकते हैं, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और हैज़ टू फ्लैजिला, मीन्स एक फ्लैजिला तो आपका ऐसे होगा उसमें ऊपर से, ठीक है, और एक फ्लैजिला इसमें ऐसे होगा। अब देखो, ये वाला फ्लैजिला क्या है आपका? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, ये वाला आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से देखो ये कैसे मूव करता है, ये सीधा सीधा नहीं जाता है कभी भी, ऐसे जा रहा है करके, ये ऐसे करके जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी फ्लैजिला है और ऊपर भी फ्लैजिला है, ऐसे करके भी फ्लैजिला है। तो वो आप उसको, तो जब वो मूव करता है उसको सर्कुलर मोशन में वो मूव करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट है आपका गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स है, ये क्या है आपका? ये वन ऑफ द टाइप ऑफ डायनोफ्लैजिलेट है।
ये आपका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर का। कैसा होगा? रेड कलर का होगा। जब ये सी में रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, अपनी संख्या जब बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का होता है, तब पता है आपको वो सी आपका उस पर्टिकुलर एरिया का जो सी होता है, एरिया होता है, वो भी आपको रेड कलर का दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है गर्नुलेक्स सी अपेयर्स रेड, रेड टाइड्स आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT बुक में दिया है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। आपके गर्नुलेक्स होता है जो रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से पूरा का जो उस पर्टिकुलर एरिया का सी कैसा दिखाई देता है, आपको रेड कलर का दिखाई देता है, जब वहाँ पर रैपिडली आपका वो मल्टीप्लिकेशन करता है। अब 7th पॉइंट है रिलीज टॉक्सिन। ये टॉक्सिन को रिलीज़ करता है जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ओके, इतना समझ में आ गया ना सबको? आगे बढ़ें तो आपको डायनोफ्लैजिलेट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स क्या है? अब आपको इसमें नेम से ही पता चल जा रहा होगा। यूग्लिनॉइड्स आपका यूग्लिना जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर होता है इस यूग्लिनॉइड्स का, आपके वो एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। इसके जो मेन कैरेक्टर है देखो क्या है, ये फोटोसिंथेटिक ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। दैट्स वाई इनको एक दूसरा ही नाम दिया गया है जिसे हम मिक्सोट्रॉफिक कहेंगे, जिसको मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ड्यूरिंग द डे ये ऑटोट्रॉप्स की तरह काम करेंगे एंड नाइट को ये एज अ हेट्रोट्रॉप्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि आपके डायनोफ्लैजिलेट मरीन वाटर में पाए जाते थे। है प्रोटीन रिच लेयर, इसके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। फिर इसके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। चलिए इसका भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहली बात, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? यूग्लिना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका यूग्लिना हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है यूग्लिन का डायग्राम कैसा होता है, इस टाइप से। तो इसके पास पहली बात तो एक उसका बड़ा फ्लैजिला है, एक छोटा फ्लैजिला है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी जो ये है, इसके पास एक लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम पेलिकल कहेंगे। एक प्रोटीनियस लेयर पाई जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे? आप पेलिकल कहेंगे। तो ये 3 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 फ्लैजिला होंगे, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। इसकी आउटर जो कवरिंग होगी वो प्रोटीन से बनी होगी जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। इसके पास क्लोरोफिल होगा जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, और इसके पास और रात को ये प्रेडेटर की तरह काम करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। इसलिए यूग्लिना को हम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं, ठीक है। ओके, अब समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्लाइम मोड्स, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है? देखो, स्लाइम मोड्स की बात करें तो दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसको कैटेगराइज कर चुकी हूँ। ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आपका 3 टाइप्स का होता है, मेजरली पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को कि पैरासिटिक क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफिक क्या होते हैं एंड होलोजोइक क्या होते हैं। फिर भी अगर आया है पॉइंट तो समझाना ही पड़ेगा। तो सेप्रोट्रोफिक क्या होते हैं? देखो, जो आपके डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेते हैं, या फिर उनकी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो बॉडी से बाहर खाने को डाइजेस्ट करते हैं, देन न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। उनको हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आपके जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक
प्रोटिस्टो होते हैं उसमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, जो कैसा होगा, सेप्रोट्रोफिक होगा। पहली बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फिर है आपका बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी बॉडी जहाँ जहाँ डिकेइंग ट्विग्स लीव्स पड़ी होती है ना, वहाँ वहाँ फैलते रहती हैं और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको इनगल्फ करती रहती हैं। अब इसको हम देखो एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे और ये प्लाज्मोडियम को फॉर्म करती हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये प्लाज्मोडियम आपका वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, क्योंकि प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोन्स में आता है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ये स्लाइम मोड्स समझते हैं। तो स्लाइम मोड्स जो होते हैं एक्चुअल में वो पहले छोटे होते हैं इस टाइप से, ठीक है, और इनके पास एक न्यूक्लियस होता है जो होता है डिप्लॉयड, मीन्स 2n होता है। ओके, देन इसके बाद इसमें होता है माइटोसिस। अब जैसा कि आपको पता है माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल के 2 सेल बनती हैं, बट जो यहाँ पर 2n जो न्यूक्लियस होगा वो 2n ही रहता है। ठीक है, डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पर माइटोसिस जब होगा तो माइटोसिस में जैसे इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, आपको पता ही है इसकी प्रोसेस, उसके बाद जो साइटोप्लाज्मा है वो डिवाइड होता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा लेकिन सेल जो साइटोप्लाज्मा है वो डिवाइड नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे माइटोसिस होते रहते हैं और ये क्या करेगा कि पहले जैसे पहला माइटोसिस हुआ, 1 के 2 बने, फिर 2 से फिर माइटोसिस हुआ, फिर ये 4 बने, तो ये बढ़ते 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 बहुत बड़े बन जाते हैं इस ढंग से, ऐसे करके ये बहुत बड़ा बन गया। देखो फैलते गया। और ये कैसे फैल रहा है, जो आपका यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को ही मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होगा वहाँ वहाँ वो फैलता रहेगा। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, 2n ही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अब देखिए जब खाना ख़त्म हो गया, ठीक है, अब इसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, जिस एरिया में फैल रहा था वहाँ पर सब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाने लगता है इस टाइप से, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ठीक है, जिसके अंदर ये स्पोर बनाता है, किसकी हेल्प से, मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, स्पोर होंगे जो क्या होंगे, आपके n होंगे। ठीक है, इनको बोला जाता है फ्रूटिंग, इनको फ्रूटिंग बोला जाता है। उसके बाद देखो क्या होगा, जब ये स्पोर आपके डिस्पर्स होते हैं तो ये हवा में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो इसकी स्पोर होते हैं इनमें वॉल पाई जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप ये क्वेश्चन आ सकता है। ये वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जो ये स्पोर जो जर्मिनेट होते हैं, जो स्पोर बनते हैं, सॉरी, यहाँ पर आपके जो जिनमें n आपका क्रोमोसोम होते हैं n, और इसमें आपकी ट्रू सेल वॉल पाई जाती है जिसमें सेल्यूलोज होता है। फिर ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, आपस में ये फ्यूज़ हो गए, फिर से आपका क्या बन गया, यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन गया। अभी n मिलकर के क्या बन गए, 2n बन गए। फिर से देखो ये वाली कंडीशन आ गई, फिर उसमें माइटोसिस होगा, वो फैलते जाएगा जब तक खाना ख़त्म नहीं होगा। खाना ख़त्म हो जाएगा तो वो आपके ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम फ्रूटिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग ही कहते हैं, आई थिंक आप लोग चेक कर लेना फिर भी। उसके बाद जो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, जो n होते हैं, माइटोसिस, यहाँ पर मियोसिस होगा आप। ठीक है, मियोसिस पे आपकी, क्योंकि तभी तो n बने। ठीक है, मियोसिस यहाँ पर आपके बनेगा, उसके बाद स्पोर जर्मिनेट होंगे तो वो आपस में फ्यूज़ होकर के 2n स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर अगेन ये साइकिल चलता रहता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो ये आपका डायग्राम बना।
ठीक है, ओके। मल्टी न्यूक्लियर डायग्राम बना, ये क्या है आपका मल्टी न्यूक्लियर डायग्राम, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए जो क्या है 2n है। क्लियर हो गया, ओके। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रोटोजोन्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका, ओके। चलिए अब आपका लास्ट है इसमें प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स आपका यहाँ पर देखिए, ये अगेन आपके इसमें 4 इसमें आपके प्रोटोजोन्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ एमीबॉइड्स, ठीक है, एमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स। सेकेंड वन इज़ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। थर्ड वन इज़ सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड फोर्थ वन इज़ स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमीबॉइड्स पढ़ते हैं। अब एमीबॉइड्स आपने नाम तो पहले से सुना होगा, इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ऑब्वियसली अमीबा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल एंट अमीबा भी होगा, एंट अमीबा जो ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और डाइसेंट्री हो जाती है, मीन्स वहाँ पर वो उनको क्या कर देता है, मतलब वहाँ पर घाव टाइप के बना देता है, ओके। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम इस ढंग से होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके ये आपके होंगे सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब क्या होता है, झूठ मूठ के पैर, तो सीडोपोडिया का मतलब क्या होगा, फॉल्स फीट, ठीक है। आपके अब सीडोपोडिया बनाता क्यों है, जो आपका क्योंकि मूव करता रहता है आगे को, ठीक है। ये वाला पार्ट आगे को बढ़ेगा, ये आगे को धक्का देगा, ये आगे को मटेरियल जो उसके अंदर मटेरियल है वो आगे को बढ़ता जाता है और क्या करता है, जो भी फूड होता है उसको इन्वल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका अमीबा है। एंड आपका जो अमीबा है सिलिका सेल्स ओवर द सरफेस, इसमें सिलिका सेल जो उसका सरफेस है उसमें सिलिका सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके 2 एग्जाम्पल एंट अमीबा एंड हिस्टोलिटिका भी आता है, वैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पूरा नेम हुआ इसका, एंड अमीबा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आपका प्रोटोजोन्स है आपका फ्लैजिलेट, ठीक है। फ्लैजिलेट आपका क्या है, देखिए इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग के होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। अब पैरासिटिक क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने सेप्रोफिटिक तो आपको बता दिया था, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर पहले खाने को बाहर डाइजेस्ट कर लेते हैं, देन उसका न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पैरासिटिक भी आपके क्या होते हैं, वो बाहर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन किससे लेते हैं, वो लिविंग बॉडी से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग होस्ट से अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक कहते हैं। जबकि सेप्रोफिटिक आपका जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कभी नहीं लेता है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो आपका ये फ्लैजिलेट क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। है फ्लैजिला, ऑब्वियसली जब उसका नेम है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स तो फ्लैजिला तो होगा ही होगा। और कॉज डिसीज़, ये डिसीज़ कॉज करता है। अगर मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो 2 एग्जाम्पल हैं, एक जो आपकी बुक में दिया है ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा है। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास, ठीक है। ट्राइकोमोनास होता है जो एसटीडी रोग के लिए कॉज होता है, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा सीलिएटेड आपका मीन्स जिसमें सीलिया होंगे, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला आपको आई थिंक दोनों पता होंगे ना, जैसे आपका कोई ये ऑर्गेनिज्म है दो, आपका जैसे ये होता है, ये फ्लैजिला होता है और ये आपके क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है। डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके पास क्या होता है, सीलिया होता है एंड हैव कैविटी, इसके पास कैविटी होती है जिसको हम गलेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका पैरामेशियम, क्या है
पैरामेशियम। ठीक है, पैरामेशियम इसका एग्जाम्पल है। अगर इसका हम डायग्राम समझें तो आपको पता है किस शेप में होता है, ये स्लीपर शेप में होता है, स्लीपर शेप का बना होता है, चप्पल के आकार का होता है मीन्स। ओके, तो यहाँ पर अगर इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो इस ढंग से होता है। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही क्या होता है, आपका कैविटी होता है, जिसको हम गलेट कहते हैं। और यहाँ पर से खाने को ये इनगल्फ करता है, निगलता है। ओके, और यहाँ पर आपका एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़े वाले न्यूक्लियस को हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, जबकि छोटे वाले को हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, फ्लैजिला होता है ऐसे करके, जिसकी हेल्प से ये मूव होते हैं। ये क्या है आपका, नहीं सॉरी, फ्लैजिला नहीं, सीलिया, ये सीलिया होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ओके, लास्ट आपका है स्पोरोजोन्स। इसमें ज़्यादा आपका नहीं है। अब स्पोरोजोन्स मतलब स्पोर बनाते हैं, और मिंट आपका है हैव इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ। इसमें आपकी मतलब स्पोर लाइक स्टेज होती है जो काफ़ी इन्फेक्टियस होती है। ठीक है, इनकी अपनी लाइफ साइकिल में। और इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। ये चीज़, ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कौन सा है, वही वाला जो क्या कॉज करता है, मलेरिया, जो किसकी हेल्प से स्प्रेड होता है, जो मच्छर होता है, मॉस्किटोज़ होते हैं, फीमेल वाला जिसे हम फीमेल एनाफिलीज भी बोलते हैं, वो इसको क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, इंसान को जब काटता है तो वो प्लाज्मोडियम आपका इंसान की बॉडी में आ जाता है तो और मलेरिया कॉज करता है। तो आई होप आपको ये प्रोटोजोन्स भी समझ में आ गया होगा, और आज का होल वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक न्यू किंगडम के साथ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स इस बुक का, इस चैप्टर का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ फंगी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, खुश रहिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।